Hello, everyone, and welcome to the very first episode of आसान निवेश पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। मे इट बी द अवेयरनेस, मे इट बी द ट्रेंड्स, मे इट बी द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट जो हमें समझने की ज़रूरत होती है। सो आई एम मुस्कान, योर होस्ट फॉर टुडेज पॉडकास्ट, एंड दिस इज आकाश जैन, द फाउंडर एंड CEO ऑफ आसान निवेश। तो hello, Akash bhai. Would you like to address our viewers? Hello everyone, I'm Akash Jain, the founder of Asan Nivesh. We are here to podcast about the investment in financial market. Let's start. Great. So, Akash bhai, सबसे पहले तो ये कि since I have just started earning from last 10 years, मतलब मैं एक recent person हूँ. I've just gotten started with my family. So, as an individual, कई बार मैं ये सोचती हूँ कि शायद मैंने अपने लाइफ के 5-10 ईयर्स ऑलरेडी वेस्ट कर दिए हैं इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट नहीं करके। तो व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस कि कौन सी एज में एक इंसान को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए एंड हाउ शुड दे इनिशियली प्लान देयर इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट आपको एज अर्ली एज यू अर्निंग एज में जाएं, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। एज यू सेड कि आपको अर्न किए हुए 4-5 साल हो गए हैं, नेवर वरीज, अभी भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पर अर्ली इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आपको कंपाउंडिंग के तौर पर मिलेगा। कंपाउंडिंग को हम आगे और तरीके से समझेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट कितने साल में कितना पैसा बनाता है। ठीक है। वेल, अगर मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती हूँ तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं अपनी सैलरी का कितना पोर्शन इन्वेस्ट करूँ, ताकि अगर मुझे कोई भी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट आए, जैसे कि अगर मुझे सपोज करो कि एक ट्रिप प्लान करना है, एक इमरजेंसी में मुझे किसी क्लाइंट मीटिंग पे जाना है, तो किस तरह से मैं अपने रेगुलर जो एक्सपेंसेस हैं उनके साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करके चलूँ? फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइफ स्टाइल बिना हैम्पर किए क्या हम अपनी सेविंग कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि मेरे को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए हम दो तरीके से बात करते हैं। एक तो आपका गोल डिसाइडेड होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म जितना गोल होगा, वो सबसे पहले आपको उस पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको हम लोग ये बता देंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट आज स्टार्ट करें जो आपकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट आपको अपनी सैलरी का कम से कम 1/3 अमाउंट, जो आपके इनकम है उसका 1/3 अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि जैसे जैसे आपकी सैलरीज बढ़ती जाती हैं, इनकम बढ़ती जाती है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। इन अदर वर्ड, हम लोग कहते हैं कि पहले आप अपनी सैलरी में से सेविंग इनिशिएट करें, उसके बाद जो बचता है उसको एक्सपेंस करना चाहिए। आज की यूथ पहले एक्सपेंस करती है, जो बचता है उसको इन्वेस्ट करती है। ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने कहा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट लाइफ में कई कई जगहों पे रिस्क आ जाते हैं। कभी हेल्थ रिलेटेड रिस्क आ जाते हैं, या कभी मुझे अचानक से कहीं किसी को गिफ्ट देने हैं, या कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम प्लान करके इनिशियली नहीं चल सकते। तो ऐसे किन रिस्क्स या एक्सपेंसेस का हमें ध्यान रख के चलना चाहिए बिफोर आवर इन्वेस्टमेंट्स? मुस्कान, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इन्वेस्टिंग तो स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे यूथ को मैंने देखा जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, पर बिफोर इन्वेस्टमेंट हमें इन 4 बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास अपनी रिस्क कवर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस हो। अगर आपने घर ले लिया है या कोई असेट्स ली हुई है तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप अपनी हेल्थ पर इंश्योरेंस पहले से कवर करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको बड़ा खर्चा या बड़ा एक्सपेंस आप सेव कर सकते हो। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपने इन चारों चीज़ों का ध्यान रखा तो आपके इन्वेस्टमेंट कभी हैम्पर नहीं होंगे, और जो आप अपनी सेविंग कर रहे हो वो आप लॉन्ग लाइफ तक कर पाएंगे। सो बीइंग अ यंग एंड अ न्यू इन्वेस्टर, व्हाट वुड यू रेकमेंड कि सबसे पहले मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे स्टार्ट करूँ? कौन से फंड्स या कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे यंग लोगों का मेरे पास इस तरह की क्वेरीज आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट तो करना है पर स्टार्ट कहाँ से करें। तो हमारे पास
सबसे अच्छा टूल जो है वो म्यूचुअल फंड के तौर पर हमारे पास है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी अमाउंट से म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक प्रोफेशनली मैनेजमेंट के थ्रू रन होता है, जिसमें आपकी रिस्क कम हो जाती है। तो व्हाट्स द मिनिमम एंड द मैक्सिमम अमाउंट दैट आई कैन इन्वेस्ट? म्यूचुअल फंड का जो सबसे अच्छा ब्यूटीफुल पॉइंट है कि आप 500 रुपीज के मल्टीपल से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। मीन टू से एवरीवन एनीवन कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 रुपीज। अप टू की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना आपकी सेविंग अलाउ करे, पॉकेट अलाउ करे, यू कैन इन्वेस्ट। Okay, that's interesting. But if mutual fund is so safe and इसमें enter करना अगर इतना easy है, तो I'm sure कि इसके कुछ cons भी होंगे. So we would really like to know about the cons. कॉन्स की बात करूं अगर मैं, तो इसकी लिक्विडिटी ही इसका कॉन्स है। मीन टू से कि आज आपने इन्वेस्ट किया, कई यंगस्टर्स या जेनजीज को ऐसा लगता है कि मैं जब इन्वेस्ट करूं उसके तुरंत बाद मेरे को रिटर्न आना स्टार्ट हो जाए, पर म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा तब आता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बने। बिकॉज इंडियन इक्विटी मार्केट या इक्विटी मार्केट एक तरह का कि मैं आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक बियर एंड बुल एंड बियर का फेस मिलेगा। बुल एंड बियर के फेस में आप स्टक ना हो जाएं, इसके लिए आपको कम से कम 3 से 5 साल का मिनिमम हॉरिजन रखना चाहिए। तो जो लिक्विडिटी है वही इसका कॉन्स है। लोग इसमें से बहुत जल्दी विड्रॉल कर लेते हैं, जिससे उनकी कैपिटल और वेल्थ नहीं बनती। So आकाश, एक बहुत ही जनरल चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट आपका प्राइम गोल आपका रिटायरमेंट होना चाहिए, कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए एक कॉपस अभी से तैयार कर लेना चाहिए। रिटायरमेंट की कंफर्ट आप पहले देखते हैं, तो हम इतना रिटायरमेंट फोकस्ड क्यों होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? अगर आप इंडिया में बात करें तो 2004 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पेंशन देना बंद कर दिया है। तो आपके पास अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इंडिया में आपको हर चीज़ के लिए लोन मिल जाएगा। आपको वैकेशन पे जाना है तो लोन अवेलेबल है, कार लेना है तो लोन अवेलेबल है, आपको अपना ड्रीम होम लेना है तो भी लोन अवेलेबल है, इवन बच्चों की पढ़ाई अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तब भी लोन अवेलेबल है। पर आपको कहीं भी अपने रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलेगा, तो उसकी प्लानिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, जो कि सबके साथ आना है। अगर आप अपने फ्यूचर को देख पा रहे हो तो आप अपने आप डिपेंडेंट हो, ऐसे लिए हम इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। That's interesting, and that's a very important point that we should take care in our mind. So, coming back to investment, एक इन्वेस्टर का माइंडसेट या साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए when they start to invest? साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजी में हमेशा इन्वेस्टर को बाजार के प्रेडिक्शन या रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर मैंने देखे हैं जो शॉर्ट टर्म में अपने रिटर्न के पीछे भागते हैं। अगर आपका गोल डिसाइडेड है तो वो जर्नी है अप एंड डाउन की। मार्केट में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, बुल फेस आएंगे, बियर फेस आएंगे, बहुत सारी इंटरनेशनल आपको गुड न्यूज़ मिलेंगी, बैड न्यूज़ मिलेंगी। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना धैर्य बना के इन्वेस्टमेंट के गोल पर फोकस करना है, ना कि जर्नी में। आप किसी भी जर्नी में ये अप एंड डाउन आते हैं, अगर आप फोकस्ड हैं और आपको अपना गोल पता है तो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम मैं कितना अमाउंट पंप कर सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम माय रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स इन SIPs? अगर मेरे पास सडनली कुछ अमाउंट इकट्ठा होता है या कुछ होता है, सो व्हाट शुड आई डू अबाउट दैट मनी? म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोई भी इस तरह के रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जनरली हम अपने इन्वेस्टर को सलाह देते हैं कि जब भी आपका कोई एडिशनल कैश फ्लो आपके पास आता है, इन टर्म्स ऑफ बोनस, इन टर्म्स ऑफ पेरेंटल इनकम, या आपकी कोई पुराने पॉलिसी या कोई और मैच्योर इन्वेस्टमेंट होते हैं, आप उसको इमीडिएट तौर पर इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। That's interesting. आकाश, I would also like to know कि आज के टाइम पे we have multiple sources जहाँ से हम
मतलब रिसर्च कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं. वी हैव AI दैट आंसर्स ऑल ऑफ आवर क्वेश्चंस. वी हैव गूगल. वी हैव लॉट ऑफ अदर सोर्सेज जिसमें हम जाके अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं. सो व्हाई इज देयर ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ एडवाइजर और एन एजेंट? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज एआई के ज़माने में लोग फीलिंग को एआई से शेयर नहीं कर पाते हैं. दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप गूगल के थ्रू पास्ट परफॉर्मेंस तो देख सकते हैं, जिसको हम रियर मिरर की तरह देख कहते हैं, पर फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन होने वाला है वो कोई एक एडवाइजर अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता है. बाजार में हमेशा अपने आप को हिस्ट्री रिपीट करती है, पर हिस्ट्री इन्वेस्टर के लिए बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और वो काम एक एडवाइजर का होता है कि वो आपको याद दिला सके कि कब कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है. तो इसलिए आप गूगल से ये तो पता कर सकते हैं कि पास्ट में परफॉर्मेंस किसने दिया, पर आपको ये कौन बताएगा कि फ्यूचर में प्रेडिक्शन कौन सा फंड चलेगा. इसलिए एक एडवाइजर का होना बहुत ज़रूरी है. So Akash, to sum this up, what are your final verdict for the new generation that has started or is going to start investing? वेल हम सबकी लाइफ में हमारे पेरेंट्स ने, फोर फादर्स ने हमें अभी इस सिचुएशन पे पहुंचा दिया है कि हम एक स्टेबल अर्निंग और लर्निंग वाले लोग हो गए. हमारे फोर फादर के पास इतनी अवेयरनेस या नॉलेज नहीं थी. वो सेविंग तो करना जानते थे, पर राइट असेट्स क्लास में वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे. अब आज के ज़माने में हम जैसे बहुत सारे एडवाइज़र आपको हेल्प करते हैं राइट असेट्स क्लास के लिए. नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने निवेश को आसान बना सकते हैं विद आसान निवेश. सो थैंक यू वेरी मच.